हेलो गाइस, वेलकम। आज की वीडियो में हम क्लास 12 की हिस्ट्री पढ़ेंगे। हिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, ग्रीक बीट्स एंड बोन्स, द हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब इस चैप्टर का नेम चेंज हो चुका है, द स्टोरी ऑफ न्यू सिटीज़, बट जो चैप्टर का अंदर का कंटेंट है वो बिल्कुल सेम है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हमें एक सील के बारे में बताया है, हड़प्पन सील के बारे में। अगर आप फिगर 1.1 देखेंगे पेज नंबर 1 पे, तो ये सील आपको दिखेगी। ये जो सील है ये स्टेटाइट स्टोन से बनाई जाती थी। ये स्टोन की एक वैरायटी बता रखी है कि ये सील इस वाले स्टोन से बनाई जाती थी और इस पे कुछ एनिमल मोटिव्स होते थे। मतलब जो भी ये लोग सील्स वगैरह बनाते थे उस पे ये लोग एनिमल्स की पिक्चर बनाते थे, और वो क्यों बनाते थे, उनका क्या मोटिव था, वो अभी तक अनडेसिफर्ड है। उसको अभी तक डेसिफर्ड नहीं किया गया है। ये भी हो सकता है कि ये एनिमल्स की वर्शिप करते हों, इसलिए ये अपनी हर एक सील्स पे एनिमल्स बना देते थे, बट अभी तक इसका कोई एविडेंस नहीं मिला है, तो ये अभी भी अनडेसिफर्ड है। तो नेक्स्ट चीज़ हम देखेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है। हाउसेस से पता चलता है, पोर्ट्स से पता चलता है, ऑर्नामेंट्स हमें मिले हैं, टूल्स मिले हैं और सील्स मिली हैं। ये चीज़ें इनको हम आर्कियोलॉजिस्ट एविडेंस भी बोल सकते हैं कि इन चीज़ों से उन्होंने पता लगाया कि एक सिविलाइजेशन थी जो इस एरिया में इस टाइम पे हो रही थी। नेक्स्ट चीज़ देखेंगे, द हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये दोनों सेम है। हम इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हमारी फर्स्ट साइट डिस्कवर हुई थी वो थी हड़प्पा, और इंडस वैली सिविलाइजेशन हम इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो सिविलाइजेशन हो रही थी ये इंडस रिवर के पास हो रही थी। अभी तक हमने जितनी भी सिविलाइजेशंस देखी हैं वो मोस्टली रिवर्स के पास ही होती है, क्योंकि जो वाटर है वो हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, हमारा खाना बनाने के लिए और कपड़े धोने के लिए। डेली लाइफ के बहुत से काम पानी के बिना नहीं हो सकते, इसीलिए जो सिविलाइजेशन थी वो उस टाइम पे ज़्यादातर रिवर के पास ही हुआ करती थी, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं था, पाइपलाइंस वगैरह का कुछ नहीं था। अब नेक्स्ट चीज़ जो हम देखेंगे कि ये जो सिविलाइजेशन है ये किस किस एरिया में फैली हुई थी। फर्स्ट है इंडिया, पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान। इन रीजन्स में ये सिविलाइजेशन हो रही थी, और जो हमें अभी तक राइटिंग्स मिली है ना, जो इनकी सील्स वगैरह पे कुछ लिखा होता था या फिर जो स्क्रिप्ट्स थी इनकी, वो अभी तक अनडेसिफर्ड है। मतलब अभी तक नहीं पता लगाया गया कि उसमें क्या लिखा है, उनकी लैंग्वेज अभी तक हमें समझ नहीं आई। अब हम सेकेंड टॉपिक देखेंगे, सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज़। मतलब उस टाइम पे लोग क्या करते थे, कैसे जीते थे, क्या पहनते थे, क्या खाते थे। तो जो ऑक्यूपेशन था, ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल था उस टाइम पे, वो था हंटिंग एंड गैदरिंग। मीन्स वो जानवरों का शिकार करते थे और उन्हें कोई फल फ्रूट मिल गए तो वो रख लेते थे अपने पास। तो उस टाइम पे हंटिंग और गैदरिंग तो था ही, प्लस कल्टीवेशन भी था। मतलब उस टाइम पे एग्रीकल्चर भी हो रहा था। मानो कि किसी को अगर कुछ सीड मिल गया और वो लेके जा रहा है और गलती से गिर गया, उसके ऊपर किसी का पैर आ गया और वहीं पे वो मिट्टी के नीचे दब गया, तो बाद में देखा गया कि भाई इससे तो एक पौधा निकलता है जिसमें ऐसे और बहुत सारे सीड्स आ जाते हैं। तो हो सकता है ऐसे हो। इस पे बहुत सारी स्टोरीज बनी हुई हैं। और नेक्स्ट चीज़ देखेंगे, एट प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। ये खाते थे प्लांट्स को और एनिमल प्रोडक्ट्स को। यहाँ पर एक एनिमल का नेम मेंशन है, फिश। तो हो सकता है एग्ज़ाम में 1 मार्क्स में आ जाए कि कौन से एनिमल्स कंज्यूम किए जाते थे हड़प्पन्स द्वारा। तो हम लिख सकते हैं फिश। अब नेक्स्ट चीज़ हम देखेंगे कि हमें ग्रेन्स किस किस चीज़ के मिले हैं। हमें व्हीट के ग्रेन्स मिले हैं, बार्ली के मिले हैं, लेंटिल के मिले हैं, चिकबोया के मिले हैं और सेसम के मिले हैं। ये कुछ ग्रेन्स हैं जो हमें हड़प्पन साइट से मिले हैं। और जो मिलेट्स है ना,
वो बेसिकली हमें मिला है गुजरात से। मिलेट्स मीन्स बाजरा, गुजरात की साइड से हमें मिला है। एनिमल्स देखेंगे जो इनके द्वारा डोमेस्टिकेट किए जाते थे, जिनको ये पालते थे। कैटल, शिप, गोट, बफेलो, पिग, इन एनिमल्स को ये डोमेस्टिकेट करते थे। और कुछ विल्ड एनिमल्स भी थे जिनको डोमेस्टिकेट नहीं किया जाता, पर हड़प्पन्स उनको डोमेस्टिकेट करते थे, जैसे बोर, डियर, घड़ियाल। ये कुछ ऐसे एनिमल्स थे जो कि डोमेस्टिकेट नहीं किए जाते, बट उस टाइम पे मे बी ये उस टाइम पे इतने अग्रेसिव एनिमल्स ना होते हों, इसलिए हड़प्पन्स इनको डोमेस्टिकेट करते थे। बोन्स ऑफ फिश एंड फोल मिले हैं हमें। अभी हमने देखा था कि जो हड़प्पन्स हैं वो फिश खाते हैं, तो वो फॉल होता है एक एनिमल, मुर्गे जैसा होता है। तो इससे बताया गया है कि वो जो हड़प्पन्स थे वो फिश और फॉल को भी खाते थे। नेक्स्ट टॉपिक है 2.1 एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़। जो एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके बारे में हमें कैसे पता चला कि उस टाइम पे एग्रीकल्चर भी होता था। तो जब हमें ग्रेन्स मिले तो हमें पता लग गया हाँ एग्रीकल्चर होता था। और हमें कौन कौन से ग्रेन्स मिले हैं अभी हमने लास्ट टॉपिक में वो भी देख लिया था। और हमें एक टेराकोटा स्कल्पचर मिला है। टेराकोटा एक मटेरियल होता है जिससे मूर्तियाँ वगैरह बनाई जाती हैं। तो हमें एक टेराकोटा स्कल्पचर मिला है जो एक बुल जैसा दिख रहा है, और बताया गया है कि इसको प्लगिंग के लिए यूज़ किया जाता होगा। फिगर 1.3 देखेंगे आप पेज नंबर 3 पे तो आपको दिखेगा टेराकोटा बुल का जो मॉडल है। ये जो टेराकोटा बुल के हमें मॉडल्स मिले हैं, ये मिले हैं चोलिस्तान से और बनावली से, प्रेजेंट डे हरियाणा। बनावली प्रेजेंट डे हरियाणा है और चोलिस्तान से हमें ये कुछ टेराकोटा मॉडल्स मिले हैं। नेक्स्ट चीज़ देखेंगे एविडेंस ऑफ प्लग फील्ड, कि हमें कैसे पता लगा कि हाँ भाई उस टाइम पे प्लगिंग भी होती थी। तो हमें उसके एविडेंसेस मिले हैं कलीबंगन से, जो कि प्रेजेंट डे राजस्थान है। उस टाइम पे जो एग्रीकल्चर था वो बहुत ज़्यादा एडवांस था। एक ही टाइम पे 2 डिफरेंट क्रॉप्स को उगाया जाता था एक ही साथ। कैसे? राइट एंगल पे। मानो ये एक फील्ड है तो इसके राइट एंगल्स पे क्रॉप्स ग्रो की जाती थी डिफरेंट, और बाकी में एक जैसी क्रॉप, यहाँ पर डिफरेंट क्रॉप। इन सम रीजन्स इरिगेशन वॉज रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर। मानो कि अगर कोई बहुत ज़्यादा हॉट रीजन है या फिर बहुत ज़्यादा ड्राई रीजन है तो वहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा क्रॉप को ज़रूरत होगी। तो ऐसी कुछ जगहें थी जहाँ पर बहुत ज़्यादा इरिगेशन सिस्टम ज़रूरी था इस एग्रीकल्चर के लिए। तो हमें कुछ ट्रेसेस भी मिले हैं कैनाल्स के। कहाँ पे मिले हैं? हड़प्पा की एक साइट है जहाँ पे हमें कैनाल के ट्रेसेस मिले हैं। उस साइट का क्या नाम है? शोतुघई, जो कि अफ़गानिस्तान में है। शोतुघई अफ़गानिस्तान में। बट डिड नॉट इन पंजाब और सिंध। ये बुक में बिल्कुल मेंशन है, डिड नॉट इन पंजाब और सिंध। ऐसे तो बहुत सारे प्लेसेस हैं जहाँ पर हमें ये ट्रेसेस नहीं मिले, बट आपकी बुक में ये मेंशन है कि पंजाब और सिंध में नहीं मिले। नेक्स्ट है वाटर रिजर्वायर्स। हमें वाटर रिजर्वायर मिला है धोलावीरा में, वो प्रेजेंट डे गुजरात में है साइट। और ये फिगर 1.1 देखेंगे पेज नंबर 4 पे तो आपको देखने को मिलेगा वो वाटर रिजर्वायर जो कि धोलावीरा में पाया गया है। और आर्कियोलॉजिस्ट ने ये निकाला है कि भाई ये जो वाटर इसमें स्टोर होता था ये एग्रीकल्चर के लिए होता था। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, थर्ड टॉपिक, मोहनजोदारो अ प्लान्ड अर्बन सेंटर। मोहनजोदारो एक ऐसी साइट थी जो कि एक प्लान्ड साइट थी जिसको बहुत प्लानिंग से बनाया गया था। सेटलमेंट वॉज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। इसमें जो सेटलमेंट्स पाई गई वो डिवाइडेड थी इनटू 2 सेक्शंस, 2 सेक्शंस में, सिटाडेल और लोअर टाउन। सिटाडेल को बेसिकली अपर टाउन भी कंसीडर किया जाता है क्योंकि ये जो सिटाडेल है ये एक मड ब्रिक, ऐसे मड है उसके ऊपर बना हुआ है, तो ये अपर टाउन था। और जो दूसरा लोअर टाउन है वो ऐसे, वो भी मड पे बना हुआ था पर इसकी बिल्डिंग्स पहले ही ऊंची थी तो ये इससे छोटा था।
सिटाडेल से छोटा था लोअर टाउन। लोअर टाउन था ये वैसे तो छोटा था बट ज़्यादा एक्सपेंड किया हुआ था, ज़्यादा फैला हुआ था। बट जो सिटाडेल था वो कम एरिया में था, ज़्यादा एक्सपेंड नहीं किया हुआ था, बट उसकी जो बिल्डिंग्स हैं वो हाई थी, मतलब वो बड़ी थी। ये अपर लेवल पे था थोड़ा उससे लोअर टाउन से। अब इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे सिटाडेल और लोअर टाउन को, क्योंकि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है दैट डिफरेंशिएट बिटवीन सिटाडेल एंड लोअर टाउन। तो जो सिटाडेल है वो स्मॉल था, जैसा कि मैंने बताया कि कम एरिया में था बट फोर्टिफाइड, कि उसके चारों ओर अच्छी फोर्टिफिकेशन हो रखी थी, ऊंची ऊंची दीवारें थी कि कोई भी अगर हमला करने आए तो ना हो सके, उनको कोई भी नुकसान ना हो सके। ये क्या था? लोअर टाउन ऑल्सो वॉल्ड। ये जो लोअर टाउन था ये भी वॉल्ड था, इसके चारों ओर भी वॉल्स थी बट ये लोअर था। इसमें जो हमें सिटाडेल में पाई गई हैं वो बहुत सारी हाई बिल्डिंग्स पाई गई हैं, जबकि लोअर टाउन में हमें देखने को मिला है कि ये लोअर था बट लार्ज था, इससे लो था बट बहुत ज़्यादा एक्सपैंड किया हुआ था, लार्ज था। ये मड ब्रिक प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है, मतलब एक तो इसमें पहले से ही ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, ऊपर से इसको एक चीज़ पे बनाया गया है दैट इज़ मड ब्रिक प्लेटफॉर्म। जो लोअर टाउन है वो भी प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है, पर अगर हम इसको लार्ज बिल्डिंग को एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर देंगे और एक लोअर बिल्डिंग को भी प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर देंगे तो लार्ज बिल्डिंग फिर भी लार्ज रहेगी और लोअर फिर भी लोअर ही रहेगी। और ये जो सिटाडेल है इसको सेपरेट किया गया है लोअर टाउन से। इसको माना गया है कि ये एक स्पेशल पब्लिक पर्पस के लिए था सिटाडेल, और ये जो लोअर टाउन है इसको बोला गया है कि ये कॉमन पीपल्स के लिए था। हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनका क्या कहना है कि सेटलमेंट को पहले प्लान किया गया फिर इसको इम्प्लीमेंट किया गया, मतलब पहले इसके मैप्स वगैरह बनाए कि यहाँ पर ये चीज़ होगी, वहाँ पर ये चीज़ होगी, और फिर इसको इम्प्लीमेंट किया गया। इसके कुछ साइंस मिले हैं हमें, जैसे कि सन ड्राइड या फिर बेक्ड ब्रिक्स, मतलब आज भी हम देखते हैं तो बेक्ड ब्रिक्स ही यूज़ की जाती हैं क्योंकि उससे पक्का घर बनता है। तो उस टाइम पे इतने पहले भी मतलब सन ड्राइड या फिर बेक्ड ब्रिक्स यूज़ की जा रही थी, तो हम समझ सकते हैं कि बहुत अच्छा जो इनका स्ट्रक्चर था वो बनाया जा रहा था। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे लेइंग आउट ड्रेन्स। प्लान ड्रेन सिस्टम, जो हमें यहाँ से ड्रेन सिस्टम मिला है वो एकदम प्लान था, उसके लिए पहले से ही बहुत अच्छे से प्लानिंग की थी। ये बिल्कुल ग्रिड सिस्टम पे था, लाइक ऐसे ग्रिड सिस्टम में बना हुआ था। ड्रेनेज हाईली डेवलप, जो इनका ड्रेनेज था वो बहुत ज़्यादा डेवलप था। जैसे ये हाउसेस हैं इसके साथ पीछे ऐसे नालियाँ जुड़ी हुई थी, जो भी घर का वेस्ट है ऐसे निकल के सीधा ड्रेनेज में चला जाएगा। और ये जो ड्रेनेज थे ये 90 डिग्री के एंगल पर मीट होते थे। मानो ये यहाँ पर मीट हो रहे हैं सारे ड्रेनेज सिस्टम, यहाँ पर मीट हो रहे हैं, यहाँ पे घर हैं, यहाँ पे घर हैं, यहाँ पे सारी जगह घर हैं, और 90 डिग्री पे जो ड्रेनेज है वो मीट हो रहा है। टॉपिक 3.2 डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर में बात करें तो जो हमारी मोहनजोदारो साइट है वो हमें एग्जांपल देती है रेजिडेंशियल बिल्डिंग के। जैसा कि हमने पीछे देखा कि जो वो सेटलमेंट है लोअर टाउन वो कॉमन पीपल्स के लिए है, तो मोहनजोदारो में ही वो हमने देखा था लोअर टाउन। तो जो अब हमें वहाँ पर घर मिले, बिल्डिंग्स मिली, उनके बारे में बात करेंगे। सेंटर्ड ऑन कोर्टयार्ड विद ऑल रूम्स। कोर्टयार्ड मीन्स आंगन, जो सारे रूम्स थे वो कोर्टयार्ड के चारों ओर थे। जैसे ये कोर्टयार्ड है और ये घर है तो यहाँ रूम्स हैं अलग अलग, और ये सेंटर दे दिया। और जो कोर्टयार्ड है वो सेंटर ऑफ एक्टिविटीज़ होता था, मतलब घर के जितने भी काम थे सारे बैठ के इकट्ठे यहाँ पर कोर्टयार्ड में आंगन में बैठ के करते थे। जैसे कि कुकिंग एंड वीविंग, बुनना हो गया कोई काम, लाइक कपड़े बुनते थे पहले लोग, अपने आप ही बुनते थे, और जो कुकिंग से रिलेटेड काम होता था सारा वो कोर्टयार्ड में होता था। नो विंडोज़ इन वॉल्स अलोंग द ग्राउंड लेवल, मतलब कि जो घर होते थे अगर तो वो फर्स्ट फ्लोर
और ग्राउंड फ्लोर का है, तो ये जो ग्राउंड लेवल का है रूम्स वगैरह या फिर ग्राउंड लेवल पे जितना भी हमारा बना हुआ है कमरे वगैरह, उसमें कोई विंडो नहीं होती थी। बट जो फर्स्ट फ्लोर है उसमें विंडोज़ वगैरह होती थी हवा वगैरह के लिए, बट ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल इन्होंने नहीं रखा, क्योंकि अगर गली में से कोई आ रहा है जा रहा है तो उसको बिल्कुल अंदर का ना पता चले कि अंदर क्या हो रहा है। तो देखा गया है कि प्राइवेसी का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। एंट्रेंस डज नॉट गिव व्यू ऑफ द इंटीरियर। जैसे ही घर में मानो ये एंट्रेंस है और ये पूरा घर है, तो एंट्रेंस आप घर में एंटर करते ही पूरा डायरेक्ट व्यू नहीं मिल जाता था अंदर का कि अंदर क्या चल रहा है या फिर अंदर क्या है। एवरी हाउसेज हैड ओन बाथरूम। जितने भी घर मोहनजोदारो में पाए गए हैं उनके अपने ही घर में वॉशरूम्स थे, बाथरूम थे। उनके साथ ड्रेनेज भी कनेक्टेड था, जिससे कि उनका जो वेस्ट है, जो नहाने के बाद पानी बच गया या फिर जितना भी वेस्ट, वो ड्रेनेज के थ्रू बाहर जा सके। मैनी हाउसेज हैड वेल्स। कितने हाउसेज ऐसे भी देखे गए हैं जिनमें वेल्स थे, और जो हमें टोटल नंबर ऑफ वेल्स मिले हैं मोहनजोदारो में से वो है 700। This is important to learn that how many wells found at Mohenjo-daro, so you can mention 700. अब नेक्स्ट टॉपिक 3.3 में हमें सिटाडेल के बारे में बताया गया है कि दिस वाज फॉर स्पेशल पब्लिक पर्पस। ये स्पेशल पब्लिक पर्पस के लिए था और इसमें हमें वॉर हाउसेस मिले हैं, मतलब गोदाम्स वगैरह मिले हैं, और एक ग्रेट बाथ भी मिला है। ग्रेट बाथ के बारे में क्वेश्चंस आ जाता है बहुत बार, तो देखेंगे। It is a large rectangular tank surrounded by corridor on all four sides। मतलब ये एक रेक्टेंगुलर लार्ज बाथ है जिसके चारों तरफ कॉरिडोर्स बने हुए हैं कुछ इस तरीके से। आपकी बुक में इसका डायग्राम भी दे रखा है, मैं यहाँ पर भी मेंशन कर दूँगी, तो आप इसको देख सकते हैं। और 2 फ्लाइट्स ऑफ स्टेप ऑन नॉर्थ एंड साउथ। मतलब कि अगर ऐसे बना हुआ है ये ग्रेट बाथ, तो यहाँ पे सीढ़ियों के लिए दिया हुआ है और यहाँ पे स्टेयरकेस दे रखा है नॉर्थ और साउथ में अंदर जाने के लिए। और इसको बोला गया है कि ये एक स्पेशल रिचुअल बात है, मतलब किसी स्पेशल रिचुअल के लिए इसका यूज़ होता होगा। हो सकता है किसी फेस्टिवल पे लोग आके इसमें स्नान वगैरह करते हों, तो ये भी अभी तक नहीं पता लगाया गया, पर इसको बोला गया है एक स्पेशल रिचुअल बात। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे फॉर ट्रैकिंग सोशल डिफरेंस। मतलब कि उस टाइम पे क्या अमीर गरीब होता था, क्या राजा वाजा कुछ होता था या फिर क्या होता था, उस बारे में हम थोड़ा पता लगाएंगे। फर्स्ट देखेंगे ब्यूरल से। मतलब अगर हमें ये डिफरेंस देखना है कि कुछ अमीर थे या गरीब थे, कुछ डिफरेंस था, तो हमें किसी चीज़ को तो चूज़ करना होगा। तो फर्स्ट हम देखेंगे ब्यूरल्स। मतलब जब कोई मर जाता है उसको दफना देते हैं, तो वहीं से हम कुछ ये डिफरेंसेस ट्रैक करेंगे। फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन रिच पिट एंड पुअर पिट। मतलब कि अगर कोई अमीर मर जाता था तो उसकी जो पिट थी, उसकी कब्र थी, वो तो बहुत अच्छे से बनाई जाती थी, जबकि जो पुअर था उसकी जो पिट थी वो इतनी खास तरीके से नहीं बनाई जाती थी। तो ये फर्स्ट डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। सेकेंड, जो रिच पिट थी, जो अमीर लोगों की कब्रें थी, उसमें हमें गोल्ड की ज्वेलरीज मिली है, जबकि जो पुअर्स की कब्रें थी, गरीब लोगों की कब्रें थी, उसमें भी हमें ज्वेलरी मिली है, बट वो ज्वेलरी स्टोन की बनी हुई है। अब आपकी बुक में एक ये चीज़ दे रखी है, पिरामिड ऑफ इजिप्ट रॉयल ब्यूरल्स। क्या होता है, ये जो इजिप्ट में पिरामिड्स मिले थे उनके बारे में बातें हुई थी, तो उसमें क्या था कि उसमें जैसे कोई राजा मर जाता था या फिर कुछ भी, उनके साथ बहुत सारा खजाना रख दिया जाता था कि ये आफ्टर लाइफ इसको यूज़ करेंगे। ये उनका एक बिलीफ था, तो वो एक तरीके से रॉयल ब्यूरल्स होते हैं। तो हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में तो ऐसे कोई रॉयल ब्यूरल्स नहीं मिले, बट कुछ मिले हैं, बट वो रॉयल नहीं है। ग्रेव कॉन्टेन पोट्री ऑर्नामेंट्स। ग्रेव भी कब्र को ही बोलते हैं। और हमें क्या क्या मिले हैं, उसमें से पोट्री मिली है, ऑर्नामेंट्स मिले हैं। ये उनके कुछ बिलीव्स होते थे कि ये चीज़ें ये अपनी आफ्टर लाइफ यूज़ कर पाएंगे। ज्वेलरी
फाउंड इन बोथ ब्यूरल्स मैन एंड वुमेन। ऐसा कोई डिफ्रेंशिएट नहीं था कि मैंस के साथ ही ज्वेलरी वगैरह रखी जाती थी, वुमेंस के साथ नहीं रखी जाती थी। तो उधर दोनों की जो ब्यूरल्स थी, जितनी भी कब्रें थी वुमेंस की और मैंस की, उनमें से जो ज्वेलरी है वो मिली है। नेक्स्ट चीज़ देखेंगे, डिफरेंस इन पिट्स। जो रिच पिट हमें हमें रिच पिट मिली है, आपकी बुक में मेंशन है एक रिच पिट के बारे में, वो मिली है 1980s के टाइम में, वो हमें मिली है। 3 शेल रिंग मिली है, उसमें हमें एक मेल है उसके स्कल के पास, स्कल मतलब उसकी जो खोपड़ी है उसके पास हमें वो मिली है 3 शेल वाली रिंग 1980s के टाइम में। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर। इन सम इंस्टेंसेस डेड buried विद कॉपर मिरर्स। कुछ हमने केसेस में ऐसा भी देखा है कि जो डेड है उनको एक कॉपर मिरर के साथ दफनाया जाता था। आप पेज नंबर 9 पे देखेंगे फिगर 1.11, तो उसमें वो कॉपर मिरर दिखाया हुआ है कि वो कैसा मिरर था जो हमें मिला है वहाँ से।